नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के जयंती के बहाने इस देश के सारे राजनीतिक दलों ने मानो एक ऐसा माहौल बना दिया कि बस बाबा साहब आंबेडकर उन्हीं के पार्टी के थे। बाबा साहब आंबेडकर एक ऐसा महान नेता जिसने इस देश को एक बनाए रखने, समाज के भेद को मिटाने और दलित हिंदू विवाद ना पैदा होने के लिए वो कुछ किया जो कि आज बताने के बजाय उनका नाम लेकर झूठे बयानों, गलत बातों और गलत तथ्यों को दलितों के सामने रखकर हिंदू दलित भेद फैलाने का एक लंबा बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र को इस देश में आए हुए मुगलों ने बढ़ाया, इस देश में जिन ब्रिटिशों ने काम किया उन्होंने बढ़ाया और उसके बाद आए कहे जाने वाले इस आज़ाद हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों ने बढ़ाया। आज इसी का पर्दाफाश करना है और आपके सामने वो तथ्य रखना है जो आज तक किसी ने नहीं रखा। पहले मुद्दे को देखते हैं। भारत में आज भी कई स्तर पर सामाजिक असमानता है। भारत की अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करने के लिए कई महान लोगों का योगदान रहा है। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख रहे हैं। लेकिन अंबेडकर को कुछ राजनीतिक दल अपनी बपौती समझने लगे तो कुछ ने गांधी नेहरू के मोह में अंबेडकर को ही भुला दिया। लेकिन अब भारत सरकार से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक अंबेडकर के योगदान को सम्मान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अंबेडकर को अब सम्मान देने की बात क्यों चल रही है। पहले की सरकारों और राजनीतिक पार्टियों ने अंबेडकर को सम्मान क्यों नहीं दिया? क्या अंबेडकर इनके लिए अछूत थे? इस बात का अंदाजा इससे लगता है कि अंबेडकर को 1990 में जाकर भारत रत्न मिला, क्योंकि कांग्रेस गांधी नेहरू के अलावा किसी को सम्मान नहीं देना चाहती थी। लेकिन जो व्यक्ति अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ा हो, अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाला पहला भारतीय हो, दलितों को लेकर गांधी जी की आलोचना करता हो, देश के वास्तविक छुआछूत को दूर करने की जमीनी कोशिश करता हो, ऐसा व्यक्ति कैसे लोगों की नजर में नहीं आएगा? आज अंबेडकर को न सिर्फ भारत सरकार सम्मान दे रही है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उनको सम्मान मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2030 तक सभी को सामाजिक समानता का अधिकार दिलाने की मुहिम चला रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ में अंबेडकर जयंती मनाई गई। आज जब अंबेडकर को देश और दुनिया में सम्मान मिल रहा है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। कांग्रेस कह रही है पहले अंबेडकर क्यों नहीं याद आए? क्यों आज सरकार और बीजेपी को अंबेडकर याद आ रहे हैं? लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने अंबेडकर को सम्मान दिया? क्यों अंबेडकर को भारत रत्न के लिए 35 साल का इंतजार करना पड़ा? क्या कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए ही अंबेडकर को याद कर रही थी? क्या अंबेडकर को सम्मान न देना हिंदू दलित को दूर करना था? अगर अब दलितों को साथ लाने की बात हो रही है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। कांग्रेस हमेशा दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही है, लेकिन कभी दलितों को सम्मान नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकार दलितों को सम्मान देने के लिए अंबेडकर को सम्मान दे रही है तो इसमें गलत क्या है? तो सवाल कई षड्यंत्र हुए हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? दलित और हिंदू दो शब्द नहीं हैं, एक शब्द है, लेकिन इन शब्दों को जानबूझकर अलग करने का कोशिश, प्रयास और षड्यंत्र इसलिए होता है क्योंकि ये हिंदू एक रहेगा तो हिंदुस्तान को गुलाम बनाना नामुमकिन रहेगा और इसलिए इसमें भेद करने की ज़रूरत है। और इसी ज़रूरत के लिए आज के राजनीतिक दल भी वही षड्यंत्र कर रहे हैं जो कभी ब्रिटिशों ने किया था, मुगलों ने किया था, विदेशियों ने किया था, आज वही हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने जो राजनीति की है और अब कांग्रेस इस मुद्दे से अपने आप को दूर होती देख रही है, तो ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पर जो अत्याचार, अन्याय और जो अनदेखी कांग्रेस ने की उसकी चर्चा होना भी ज़रूरी है। हमारे साथ आज जो अतिथि जुड़े हुए उनके पास चलते हैं। आपका स्वागत है बिंदास बोल में। हमारे साथ डॉक्टर बद्री नारायण जी हैं, शांत प्रकाश जाटव जी हैं जो कि बीजेपी के प्रशिक्षण सेल में है और दलित बीजेपी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आप दोनों के पास में आ रहा हूं। आपका पहला बद्री नारायण जी से मेरा सवाल है कि आखिर दलित इस मुद्दे को लेकर अब तक हिंदुस्तान में ऐसे षड्यंत्र क्यों होते रहे? देखिए, दलित मुद्दे को लेकर हमेशा से ये जो राज्य है, राज सत्ता, वो दलित को एक वोट बैंक के रूप में देखती रही है।
और वो राज सत्ता में चाहे जो आए, वो चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, ये सबकी कोशिश यही रही है कि दलित एक वोट बैंक रहे। और दूसरा क्या है कि प्रतीकों की राजनीति जो है वो करने में कांग्रेस हमेशा इसमें फेल करती है। कांग्रेस को करने नहीं आती प्रतीकों की राजनीति। प्रतीकों की राजनीति की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस को है, और वो जितने अच्छे ढंग से प्रतीकों की राजनीति करती है कोई नहीं कर सकता उसके सामने। वो बड़े बड़े प्रतीकों को अपने हिस्से में समाहित करने की शक्ति उसके पास है, तो वो तो दिखाई समाहित करना अच्छी चीज है। मतलब नहीं, अंबेडकर को जिस प्रकार से मैं- भारत रत्न देने के लिए कांग्रेस ने टाला, उनको अपमानित किया, उससे तो अच्छा है कि कोई अगर उनको अपनाता है। दो बातें हैं इसमें। एक तो प्रतीकों की राजनीति की जो टैक्टिस है, उसमें एक समस्या ये है कि प्रतीक अगर सच के साथ मिल के चले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रतीक सिर्फ प्रतीक के यानी विचारों से आपका कोई मतलब न रहे, सिर्फ आप भारत रत्न दे और पूरे यानी अगर आप देखें तो बीजेपी अपने पूरे विचारधारा में बाबा साहब के विचारों के साथ कहाँ तालमेल बना के रख पाई है शुरू से। राष्ट्रवाद पे है, कहा है, मैं आपको दिखाता हूं पाकिस्तान के प्रति उनके विचार और सावरकर के विचार कैसे एक समान थे। देखिए आपके सामने ये ग्राफिक्स के द्वारा हम आपको दिखाते हैं कि क्या उनका कहना और था। दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और बाबा साहेब ने कहा था, जहां तक वामपंथियों की बात है, उनके साथ मेरे जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। वामपंथी मजदूरों का शोषण करते हैं। मैं वामपंथियों का घोषित दुश्मन हूं। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। एक समाज सुधारक समाज को खारिज कर देता है, वो सरकार को खारिज करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। हिंदू मुसलमान एकता एक असंभव काम है। भारत से समस्त मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना और हिंदुओं को वहां से बुलाना ही एक हल है। इस्लामी कानून समान सुधार के विरोधी हैं, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। हम सबसे पहले और बाद में भारतीय हैं। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। डॉक्टर बद्रीनाथ, नहीं, एकदम ठीक कह रहे हैं आप कि उनके कई विचार ऐसे हैं जो हिंदुत्व और अभी तक तो आप कहते थे कि एक विचार बताइए नहीं, जो इनके नहीं, पास नहीं, आता हो। मैं- अब नहीं, सुनने के बाद चौहान देखिए, साहब- आप जरा सब कुछ जेएनयू के स्टाइल में मत करिए। हाँ, नहीं, आपके नाम के नीचे जेएनयू पढ़कर वैसे ही लोगों को आपके प्रति कितना भरोसा पैदा होगा, बड़ा सवालिया निशान है। थोड़ी उसको मुझे कह लेने दीजिए। देखिए पूरे अब जीवन तक आप बोल रहे थे एक भी दिखाइए, नहीं, अब नहीं, मैंने लेकिन- आपको 25 चीज दिखाए तो आप बोल रहे हैं हाँ, कि नहीं। मैं भी आपको एक ही चीज बस बताना चाहता हूं कि जो फंडामेंटल डिफरेंस है बाबा साहब अंबेडकर और बीजेपी के विचारधारा में, वो है हिंदुत्व को लेके, हिंदू धर्म को लेके उनकी आलोचना, और उस आलोचना के कारण बुद्धिज्म की तरफ जाना। वो पूरे मैं यहीं पर आपको रोकना चाहूंगा। जाटव जी क्यों नहीं बोल रहे मुझे पता नहीं। जाटव जी, आप इनके इस आरोप पे क्यों चुप है? लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म पे कभी भी पूरे जीवन में कहीं पर भी निगेटिव नहीं लिखा, नहीं बोले। वो केवल किया, अगर उन्होंने कुछ निगेटिव बोले तो वो कुछ गलत सामाजिक परंपराओं के बारे में बोले, धर्म के बारे में नहीं बोले। नहीं, यहाँ पर मैं सुरेश जी 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि अभी आपने ग्राफिक दिखाया ना जिसमें वामपंथी विचारधारा के बारे में उन्होंने कहा, बेसिकली अगर आप देखें तो 1881 में सबसे पहले जो जनगणना हुई वो है 1881, 1891 और 1901। ये 3 जनगणनाएं जो हुई वो धर्माधारित हुई अंग्रेजों के समय में। 1911 में जो जनगणना हुई वो समाज को बांटने के आशय से वो जातीय आधार पर हुई। और जाति को कैसे बांटा मैं आपको बताऊं कि 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने क्या नाम है एक घोषणा की थी छत्रपति साहू जी को आरक्षण दिए जाने के संदर्भ में। तो उन्होंने छत्रपति साहू जी ने आरक्षण व्यवस्था शुरू की। वो आरक्षण व्यवस्था कैसे शुरू हुई और किस तरीके से बांटी गई वो ध्यान से सुनने वाला विषय है। 44% गैर ब्राह्मणों को आरक्षण दिया गया, 16% ब्राह्मणों को आरक्षण दिया गया, 16% मुसलमानों को, 16% एंग्लो इंडियन ईसाइयों को और 8% अछूतों को। और अछूत वो हुए जो अंग्रेजों की कोठियों में, उनके महलों में मुलाजमियत किया करते थे। अब वो 8% और 16% जो था मुसलमान वो अलग हो गया, 8% में और इजाफा हो, लिहाजा जो 44% जो समूह था
उसमें सेंध लगाने की योजना अंग्रेजों की बनी और 1911 में 10 जनगणना आयुक्त थे पूरे देश के अंदर सेंट्रल प्रेसिडेंसी में। सबने मिलकर के एक 10 बिंदु का जनगणना करने का एक मापदंड तय किया। वो जनगणना करने के जो मापदंड जो थे वो 10 बिंदु क्या थे? नंबर 1, मैं ब्राह्मण को नहीं मानता, मैं वेदों को स्वीकार नहीं करता, मैं मंदिरों में नहीं जाता, जो व्यक्ति जो किसी पुरोहित को अपना दान नहीं करता, जिसको छूने से छूत लगती है, जो गाय का मांस खाता है, ये इस तरीके से 10 बिंदु, वो तमाम बिंदु जो थे उसमें कहीं उल्लेख ये नहीं किया गया कि चमड़े का काम करने वाला अछूत होगा, मांस काटने वाला अछूत होगा, मल या टट्टी उठाने वाला अछूत होगा। इस तरीके से कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया और इस जनगणना के आधार पर 1,63,55,487 लोग 1911 में अछूत घोषित किए गए। अब इनका इसको बढ़ाना, क्योंकि इनका बेसिक फंडा क्या था? देश को बांटना। मुसलमान को अलग बांट चुके थे, हिंदुओं को और कमजोर करना, इस धर्म को और कमजोर करना, इस आशय से उन्होंने ऐसा है ना, अभी भी मोदी जी के जीत में हिंदू कंसोलिडेट हुआ है, एक हुआ है, ये बड़ा कारण है और इसलिए उसको विभाजित करने की रणनीति हो रही है। तब भी विवाद था, कांग्रेस किसके साथ है? गांधी और अंबेडकर का ये संवाद हम आपको दिखाते हैं कि दलितों का असली कैवारी कौन है। देखिए डॉक्टर बद्री जी, जिस कांग्रेस के पास ज्यादा करीब मानते आप दलित वर्गों को, उसके प्रति अंबेडकर जी का यह बयान है। देखिए, वो जो कांग्रेस थी, वो उस कांग्रेस के आपको पता होगा कि खुद कांसीराम ने 80 में कहा कि इस देश में सिर्फ 30% लोग अंबेडकर को जानते हैं, 70% लोग नहीं जानते हैं। तो और आपको पता होगा कि अभी भी एक सुन लीजिए आपका कहना है कि तब की जो कांग्रेस थी उससे अब की कांग्रेस ज्यादा अच्छी है। सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि और दलित शब्द से ज्यादा हरिजन शब्द अभी भी दलित समूह में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो ये उस कांग्रेस की ने एक अपनी तरह से देश में दलितों को जोड़ रखा था, एक बड़ा समुदाय उस समय। और आपको पता होगा अम्बेडकर चुनाव हारे थे उस समय, अम्बेडकर। हाँ, तो कांग्रेस ने हरवाया था। नहीं, हरवाया था वो अलग मामला है। अम्बेडकर की आज जो छवि है वो उस समय नहीं थी दलितों के बीच। सुरेश जी, मैं आज ये मानता हूं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस बेसिकली उसका फंडा डिवीजन करने का, लीडरशिप नहीं निकालने का ना। वो लीडरशिप क्यों निकालेगी? नहीं, देखिए, गांधी के समय के कांग्रेस और आज के कांग्रेस में फर्क है, आप दोनों को जोड़िए मत। गांधी के समय के कांग्रेस ने बहुत डॉक्टर बद्री नारायण जी, आप दोनों में से कौन से कांग्रेस को अच्छी मानते हैं? नहीं, मैं दोनों कांग्रेस के कॉन्ट्रडिक्शंस को भी और अच्छाइयों को भी बताना चाह रहा हूँ। बुराई को नहीं बताएंगे? उन्हें बुराइयों को भी, कॉन्ट्रडिक्शन जब मैंने कहा तो बुराइयां भी कही। तो एक तो अच्छाई जो है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पूरे देश की जनता को लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी उस कांग्रेस ने। और उसके बाद जो कांग्रेस आई, उस कांग्रेस ने आज जो रिजर्वेशन जिसका विरोध करते हैं हमारे शांत प्रकाश जी, रिजर्वेशन के कारण जिससे दलितों में इतनी बढ़ोतरी हुई है, जो पूरा एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट आए सारे, उसके कारण अछूतपन से मुक्ति की लड़ाई लड़ी गई। बहुत तरह के सोशल प्रोटेक्शंस दलितों को कांग्रेस ने ही तो दिए, उसके पॉलिसीज दिए, प्रोजेक्ट्स दिए। हिंदुस्तान में दलितों को मंदिरों के अंदर प्रवेश की पहली लड़ाई सावरकर ने लड़ी थी। हाँ, देखिए, सावरकर ने लड़ी थी। मैं सावरकर को कहीं से भी मना नहीं करना चाहता हूँ। सावरकर का भी कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, और आपको पता है, मैंने आपको शायद हमसे ज़्यादा पता होगा कि सावरकर ने राष्ट्रवाद की जो नैरेटिव खड़ी की, वही नैरेटिव बाद में नेहरू वगैरह ने भी पिकअप किया, जो कहने का अंदाज था, यानी 1857 के गदर का जो वर्णन किया। तो वही बात बाबा साहब आम्बेडकर ने कही, आप उसको नैरेटिव कहेंगे? नहीं, लेकिन उसमें जो फर्क ये है कि बाद में देखिए, कोई भी विद्वान या नेता के जीवन के कई चरण होते हैं। प्री सावरकर, यंग सावरकर, मिडिल एज सावरकर और ओल्ड सावरकर, उनके विचारों में फर्क आता है। यही गांधी में भी हुआ या अम्बेडकर में भी हुआ। तो वैसे ही सावरकर के बाद के विचारों के हम विरोधी हैं, लेकिन पहले के विचारों के हम समर्थक भी हैं कई जगह पर। मैं सुरेश जी एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि बेसिकली इनका फंडा दलित के नाम पर लोगों को बांटना और इनको इकट्ठा करना। 1935 में जो संविधान बना, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें 429 जातियां अनुसूचित जाति में तय की गई। 1950 में देश छोटा हो गया, भारत पाकिस्तान अलग हो चुके थे। उसके बावजूद
जो आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई उसमें 593 जातियां हो गई, 429 से बढ़ा करके 593। और आज 2016 में वो जातियां बढ़ करके कितनी हो चुकी हैं? आज 2016 में 1213 जातियां हो चुकी हैं। तो यानी हम कर क्या रहे? हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एकत्र कर रहे हैं ताकि वो देश के अंदर डिवीजन होने की फिलॉसफी को जो है, डेमोक्रेसी अपने आप में एक डिवाइसिव पॉलिटिकल डोमेन नहीं, है यहाँ- जो नहीं, बांटती यहाँ- ही है। यहाँ- डेमोक्रेसी तो बंटने से ही चलिए, चलता ही है। यहाँ- बात करना विषय- चाहते हैं, उनसे यहाँ बात विषय करते हैं, फिर बदलना आपके नहीं पास आते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार, मैं प्रखर बोल रहा हूँ। हाँ, सर, मेरा प्रश्न ये है, बाबा साहेब के नाम का राजनीतिक फायदा जो उठाया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है, कितना उचित है? और सर, जैसा कि देखा गया, आरक्षण पिछले समय की मांग थी, उस समय जातिवाद के हिसाब से आरक्षण करा गया। मैं समझता हूँ इस समय में आरक्षण इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारे संविधान को बनाया बाबा साहेब अम्बेडकर ने, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, आजादी के ठीक बाद महात्मा गांधी को जोर देकर बाबा साहेब को कानून मंत्री महात्मा गांधी जी ने बनवाया। नेहरू जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन 3.5-4 साल बाद ही नेहरू जी की दबाव की वजह से बाबा साहेब को बेइज्जत किया गया और उन्होंने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया। तो बाबा साहेब जब हमारे देश में थे, हम सबके बीच में थे, तब नेहरू जी की वजह से उनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। जब वो नहीं रहे तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं, यानी कि नेहरू गांधी परिवार के दूसरे नेता थे, उन्होंने उनके नाम को मिटाने का ही काम किया है। और आज जब मोदी जी दोबारा बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को आगे ले जा रहे हैं, तो इसी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ। बद्री जी, ये आपको देखकर बोल रहा है कॉलर। नहीं, एकदम ठीक है, उनको बोलने की आज़ादी है सबको। मेरा बस ये कहना है कि राजनीति बहुत निर्मम होती है। राजनीति कभी भी निरामिष और बहुत इनोसेंट नहीं होती है। और नेता जानते हैं कि जो भी कर रहे होते हैं बहुत कैलकुलेटेड मूव होता है। कम्युनिज्म की भाषा बता रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये जो आप बता रहे हैं, ये जेएनयू की भाषा है राजनीति के बारे में। ये तो एक पॉलिटिकल एनालिसिस है। राज्य संवेदनशील होता है, हिंदुस्तान में राजा संवेदनशील होता है। हिंदुस्तान में राजा इतना संवेदनशील होता है कि ऐसा कहा जाता है कि किसी के पैर में कांटा चुभता है तो राजा के आंख में आंसू आने चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो इसलिए आप वो भाषा बताइए। जब शेर हिरण की तारीफ करने लगे तो सोचिए कि जरूर कोई घालमेल है। और ये जिस तरह से अंबेडकर के प्रतीक को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एप्रोप्रिएट करने की एक पॉलिटिक्स है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ सुरेश जी, मैं भी जवाब देना चाहूंगा दोनों कॉलर को। बोलिए। मैं दूसरे कॉलर जो उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके से उनको क्या मंत्रालय मिला, यहाँ उनको मैं दुरुस्त करूंगा कि 1942 में जब वायसराय जो हिंदुस्तान के थे, उन्होंने अपनी कमेटी में इनको श्रम मंत्री बनाया था। इससे पहले 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन की कमेटी के चेयरमैन भी रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर, उनको ये कहना कि वो शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, ये उनका अपमान करना है। और एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के महापुरुष हैं। इसके अलावा वो महापुरुष शोषित, पीड़ित, वंचित नहीं था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिता अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे और उनके दादा भी सेना में सूबेदार थे। और सूबेदार इतनी हल्की पोस्ट नहीं होती है, एक सूबे का मालिक होता है। और ऐसे व्यक्ति को जिनके दादा और पिता दोनों सूबेदार रहे हो, ये कहना कि वो शोषित, पीड़ित, वंचित थे, ये उनका अपमान करना है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए, खाली एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं, उन्होंने पूरे संपूर्ण समाज के लिए, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। हमें उनकी सोच का, उनकी जो उन्होंने जो पढ़ा, उसका हमारे को सम्मान करना चाहिए। उनको रोज ये कहना कि वो शोषित, पीड़ित, वंचित थे और किसी वर्ग के साथ जोड़ना, ये उनका अपमान। मेरा तो ये बहुत साफ मानना है, इसमें असहमतियां हो सकती हैं कि ये जो प्रतीकों की राजनीति हो रही है, वो उसका पूरा उसके पीछे दलित मतों की जो बढ़ती हुई वैल्यू है, वो उसका मुख्य कारण है। वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये कांग्रेस ने भी किया और बीजेपी भी कर रही है। कांग्रेस ने क्या किया कि उसके साथ पॉलिसीज की पॉलिटिक्स की, हम ये पॉलिसी दे रहे हैं, इससे ये आ जाएंगे, इनका विकास हो जाएगा। बीजेपी पॉलिसीज से ज़्यादा, पॉलिसी जो कह रही है सबकी है, लेकिन वो प्रतीक पर जोर दे रही है।
नहीं, ये बीजेपी का आज का फंडा नहीं है साहब, ये आज से थोड़ी कर रही है। नहीं, हमने हमेशा से जिस कर वक्त रही है। सुंदरलाल पटवार जो है, हमेशा से फिर- कर रही है। और पटेल तो के इसमें ये कहना पटेल कि के आज कर रहे पटेल हैं, के ऐसा नहीं प्रतीक है। पटेल के प्रतीक को जहां- लिया, जहां हम राम समाज में- के प्रतीक को लिया, राम के प्रतीक को जिस तरह से स्वाभाविक बीजेपी ने बात है, अपने साथ जोड़ा, स्वाभाविक होना भी चाहिए ये। तो नहीं, मैं होना चाहिए, लेकिन आप लोग जो कांग्रेस का मैं उसकी- कांग्रेस मैं की उसकी- फिलॉसफी अलग है साहब। मैं उसकी पॉलिटिक्स की तरफ बस इशारा कर रहा हूँ जी। कि प्रतीकों की राजनीति जो है वो नहीं, क्या है। 125वीं जयंती इतनी नहीं, भव्यता से नहीं मनाएंगे तो किसकी नहीं नहीं, जयंती आप मनाएंगे? ये मना देखो ना। लीजिए, लेकिन मनाने प्रतीक सिर्फ स्मृतियों को याद करने से नहीं होगा, साथ साथ उनके विचारों को कर्म में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा तब तक प्रतीक हॉलो होके रह आज जाएंगे। मैं क्या समझता होता है हूँ कि बाबा अम्बेडकर साहब जी का भीमराव किस रूप को अम्बेडकर की लोगों को बताया जाए, इस पे राजनीति होती है। हर पार्टी, मतलब केजरीवाल भी एडवर्टाइज निकाल के उनका एक वर्जन बताते हैं, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी एजुकेशन के प्रति कमिटमेंट, इसको नहीं समझाया जाता। ये वीडियो शॉट हम आपको दिखाते हैं, शायद ये और ज़्यादा प्रेरणादायी है। कुछ और भी हम आपको ऐसे ही फिल्मी शॉट भी दिखाएंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा परिचय हो सके। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर कांग्रेस ने किया अन्यायों के बारे में, और साथ में हिंदुओं के अंदर भेद पाड़कर दलित एक अलग और कोई अछूत है, इस तरीके से भावना पैदा करने के षड्यंत्र के बारे में। हिंदुस्तान में दलित राजे भी रहे हैं। बद्रीनारायण जी, क्या इस बात को क्यों कभी नहीं बताया जाता कि हिंदुस्तान में तो दलित डेंसिटी भी रही है? देखिए, दलित एकदम सही कह रहे हैं आप कि दलितों में हर कोई गरीब नहीं था। और एक समय तो ये हाल था 1857 में जो अंग्रेजों ने लैंड कन्फिस्केट किए, उसमें दलितों के लैंड भी बहुत बड़े पैमाने पे कन्फिस्केट किए, और जाटों के 150 बीघे खेत थे ये अलीगढ़ के आसपास, ये भी हुआ है। लेकिन वो कुछ प्रतिशत, बड़ी प्रतिशत गरीब थी, बड़ी प्रतिशत शोषित और दमित थी, ये भी सच है, दोनों ही सच है। लेकिन खास करके जेएनयू के लोग सही है, केवल शोषण की बात को बताते हैं और उस बात को नहीं बताते कि जिसकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा थी। मैं जेएनयू में प्रोफेसर हूं, मेरा काम अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने उन कामों में ये शोध करके बताया है कि कैसे इन जातियों में राजा भी हुए, बिजली पासी, बालदेव पासी, डालदेव पासी, उत्तर प्रदेश के ये सारे राजा थे जो पासी आपने लिखा समाज क्या ये मुद्दा नहीं ना, आप अभी यहाँ पर किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? मुद्दा है नहीं, यहाँ एक बात और जोड़ दूं मैं। लखनऊ के शासक हुए 11वीं शताब्दी में लखन पासी, और लखन पासी के नाम से ही लखनऊ का नाम लखनऊ पड़ा है। लेकिन उससे ये नहीं जाहिर हो जाता कि जो 90% उसमें गरीब और दमित और शोषित हैं, वो बात झूठ है, उन पर भी ध्यान देना होगा। और अंबेडकर साहब, इसको मैं ये कहना दलित है, इसलिए सवर्णों के खिलाफ उसको आग लगाना। आप बीजेपी आरएसएस उसको वंचित कहती है, लेकिन हम उसको दलित कहते हैं। दलित शब्द का एक पॉलिटिकल मीनिंग है। दलित शब्द को अंबेडकर साहब ने एक नया अर्थ दिया था। दलित वो की जो वंचित है और पॉलिटिकल चेतना से लैस भी है, तभी वो दलित होगा। इसलिए मैंने कहा कि दलित शब्द अभी बहुत लोकप्रिय नहीं है। दलित शब्द कुछ ही समूह जानते हैं अभी, लेकिन वंचित शब्द जो आप लोग कहते हैं वो बहुत इनोसेंट शब्द है। वंचित नहीं कहते, गरीब बोलते हैं। आरएसएस के आप पंचजन्य में देख लीजिए, बाकी ठीक सारी है, राजनीति में मेरा देख ये लीजिए, व्यक्तिगत मानना है वंचित कि शब्द का ही इस्तेमाल वंचित करते हैं, कहना, दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दलित शब्द और वंचित शब्द में पॉलिटिकल पोजीशनिंग का फर्क है। मैं जाटव जाति से हूँ, जाटव समाज से हूँ। मैंने कभी जूता नहीं बनाया, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, मेरे पिता के पिता ने कभी जूता नहीं बनाया, चमड़े का काम नहीं किया। उसके बावजूद कांग्रेस के ही कारण कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कराया गया कि जो लोग इस पेशे से नहीं जुड़े हुए उनको फिर भी जो है ना एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप जो है ना शेड्यूल कास्ट है। क्यों आते हैं शेड्यूल कास्ट, क्यों नहीं कंसिडरेशन होता है? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं करने की बात है। नहीं, एक सेकंड बद्रीनाथ जी, मेरी बात सुन ले, पूरी होने दीजिए। विषय गंभीर है, ये कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। मैं आपके शब्द से, आपके कह देने से संतुष्टि नहीं होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से
कि क्यों नहीं होनी चाहिए समीक्षा। जब मैं इस पेशे से नहीं जुड़ा हुआ, मैं समृद्ध हूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं, क्यों नहीं मेरे बच्चे भी आम बच्चों की तरीके से पढ़ते? क्यों उनको रिजर्वेशन के लिए बाध्य होना पड़ता है? रिजर्वेशन के लिए बेसिकली बाध्य नहीं होना पड़ता, इसके ऊपर सिर्फ मार्केटिंग हो रही है, सिर्फ लोगों को डिवीजन करना। जो लोग आज आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वो क्यों अभी भी आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं? क्यों उनके ड्राइवर को, उनके नौकर के बच्चे को, या हमारे आसपास रिक्शा चलाने वाला, मजबूरी में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चों को क्यों नहीं मिलता रिजर्वेशन? यहां पर रिजर्वेशन के नाम पर एक समाज को बांट देना या किसी व्यक्ति के नाम पर समाज को बांट देना नहीं है। नहीं, देखिए, नहीं, मुद्दा हमेशा ये गंभीर विषय है। आज रिजर्वेशन मुद्दा तो नहीं है, में जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि आज एक सेकंड सुने, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आरक्षण का जनक माना जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण नहीं शुरू किया, मैंने बताया मद्रास प्रेसिडेंसी, अंग्रेजों ने शुरू किया मद्रास प्रेसिडेंसी के निर्देश पर। छत्रपति साहू जी ने 1901 में रिजर्वेशन शुरू किया देश को बांटने के लिए। हमें उसकी गहराई में जाना होगा। बाबा साहब के नाम पर देश को बांटने की दुकानदारी अब बंद होनी चाहिए। अगर अंग्रेजों ने शुरू किया रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन देने की पॉलिसी फिक्स होनी चाहिए। उसी रिजर्वेशन को बाद में बाबा साहब ने उसके लिए आर्ग्यू किया और नेहरू 10 साल के लिए करना चाहते थे, बाबा साहब ने उसको लंबे समय तक उसके लिए आर्ग्यू किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो बिल्कुल खिलाफ थे रिजर्वेशन के। सुन लीजिए, वो कहते मैं सहमत हूं कि रिजर्वेशन एक समय के बाद रिजर्वेशन को डिसेमिनेट होना चाहिए। उनके जो आज का मुद्दा नहीं है और हम अधूरी बात नहीं करना चाहते जिससे कि लोगों में भ्रम फैला जाए, इसलिए आज आरक्षण के मुद्दे पर नहीं, हम बाबा साहब अंबेडकर और दलित के बहाने हिंदुओं को भेदने की राजनीति पर बात करें। हमारे साथ कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, चलिए शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ सर नमस्कार। क्या कहना है आपको? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से दलित को लेकर और अन्य वर्गों को लेकर ये मुद्दा छिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या हिंदू समाज में जो ब्राह्मण कास्ट के हैं, जो निचले ब्राह्मण कास्ट के वर्ग में आते हैं, क्या उनको आरक्षण या फिर उनको इस तरीके की चीजों में बरगलाया नहीं जा रहा है? पूरी तरीके से अगर देखा जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लेकर आया हो या अन्य चीजों को लेकर आया है, क्या इस तरीके की चीजों को लेकर जो आ रही है कांग्रेस पार्टी, जब नरेंद्र मोदी ने बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लिया है तो कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपने अपने तरीके से काम किया, वो ठीक था। अब जब बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही, गरीबों को लेकर साथ में चल रही है और उन लोगों को साथ में लेकर चल रही है जो पूरी तरीके से, चाहे किसी वर्ग के हों, जो पूरी तरीके से अपने संसाधन से वंचित रह गए हैं, उन तक वो संसाधन पहुंचाने का काम जब बीजेपी सरकार कर रही है तो आखिरकार कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के आड़ों में जो दलित है या फिर अन्य वर्ग के जो लोग हैं? बिल्कुल, धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। बद्री जी देखिए, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, हिंदुस्तान के एक नागरिक है, ये इस बात को कह रहे हैं। नहीं, एकदम ठीक है। जनतंत्र में कुछ के साथ न्याय होता है, कुछ के साथ अन्याय होता है। जब उसके साथ कभी न्याय हो रहा है, की बात नहीं करेंगे आप, केवल अन्याय की बात बताएंगे। नहीं, मैं न्याय की भी बात कह रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की भावना समाज में पैदा हो रही है तो इस राज सत्ता को ये भी देखना चाहिए कि ये भावना कैसे कम हो और इसके लिए क्या किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनको इससे फायदे हुए हैं उनको आप सूली पे टांग दें। वो भी तो गरीब रहे हैं, उनको भी तो फायदे होने चाहिए। हाँ, उस फायदे का एक डिसेमिनेशन होना चाहिए। दूसरा ये है कि पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, कांग्रेस को हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो व्याख्याकारों को इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत है कि क्यों बीजेपी, आरएसएस, मदन मोहन मालवीय, सारे कांग्रेस के प्रतीकों को, आप कहेंगे कि कांग्रेस ने नहीं सम्मान दिया इसलिए वो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन सम्मान के साथ उनके विचार और सम्मान के बीच में अंतर्विरोध है। दोनों अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके विचारों को बीजेपी, आरएसएस, कहना है कि कांग्रेस ने ज्यादा किया, तो क्या किया कांग्रेस ने, कुछ बताएंगे? देखिए, कांग्रेस ने बाबा साहब की, अगर बाबा साहब को लेकर देखें तो बाबा साहब की जो मूल धारणा थी, इक्वालिटी, समानता, भ्रातृत्व और भाईचारा का जो भावना था, उसके लिए सारा जो संविधान है जो बाबा साहब के देखरेख में बना, उसकी पूरी आर्किटेक्चर ही वैसी है
और ये कांग्रेस की ही देन है कि वो संविधान बना, और उस संविधान के कारण अनटचेबिलिटी की लड़ाई दलित जातियां लड़ सकी, नहीं तो गाँवों में उनको मारा जाता था, बस्तियां जलाई जाती थी। उस कांग्रेस को भी आप ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी वाली कांग्रेस तो आप जो बात कह रहे हैं उसका फायदा आप आज के राहुल के कांग्रेस को देना चाहते हैं? वाले कांग्रेस ने मनरेगा लाया तो मनरेगा से भी फायदा हुआ। आज गांव में लेबर का वैल्यू बढ़ गया है, लेबर को पैसे देने पर भी लेबर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसको भी आप दलित के चश्मे से देखना चाहते हैं? नहीं, वो गरीब के चश्मे से देख लीजिए। लेकिन गरीब तो में भी आपके पास कम से कम ये भी चश्मा है। गरीब में दलित सबसे ज्यादा है, आप उसको गरीब ही शब्द से देखिए। आपने आप डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, सिर्फ टकोरे देकर के एक समाज को अपने साथ जोड़ करके रखना चाहते हैं, ये गलत फिलॉसफी है। और यही कारण है कि हम देखिए, स्टैंड अप इंडिया तो बड़ा दलितों के लिए है और मनरेगा दलितों के लिए नहीं है। ये कितना बड़ा अन्याय है। आप देखिए, ये तो अन्याय आप कर रहे हैं। अभी स्टैंड अप का कुछ वो देख दिल्ली में मोदी ने दलित उद्योजकों की कॉन्फ्रेंस की। बद्री जी, नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति है जिन्होंने हिंदुस्तान में दलित उद्योजकों की कॉन्फ्रेंस की। नहीं, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहली बार नहीं सुरेश जी, ये पहले से हो रहा है। इस पर पर्याप्त काम हो चुका है 15-20 सालों से। मतलब वो कांग्रेस कर रही थी? नहीं, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस ने पहली बार ये पॉलिसी बनाई कि सारी जो हमारी सरकारी प्रोडक्ट वो है, खरीद है, वो इन दलित पूंजीपतियों के जो फैक्ट्री पैदा कर रही है उससे हम खरीदेंगे। ये कांग्रेस अभी 3 साल पहले का ये डिसीजन और साथ ही साथ प्रोडक्शन खत्म कर दिया है। नहीं, यहाँ सुरेश जी ये चीज और है, प्रोडक्शन खत्म कर दिया। यहाँ बताया ना प्रोडक्शन रह कितना गया। कोई भी मोटरसाइकिल बनती थी तो सारा गियर बक्सा, इंजन, हर एक चीज वो सब बाहर से आता था, चाइना से आता था। तो आप कर क्या रहे? हम दोबारा उसी कांग्रेस की बात करते हैं जो बद्री जी बार बार यहाँ कह रहे। क्या कहते थे अंबेडकर खुद? बद्री जी, आपके लिए वीडियो दिखाएं। जी, देखिए, वो आप जो आपका स्लोगन है आज का कि हिंदू दलित भेद का षड्यंत्र का भंडाफोड़, ये गांधी उसी के लिए लड़ रहे थे कि षड्यंत्र न किया जाए। गांधी कह रहे थे कि नहीं, ये दलित अलग नहीं है, अछूत अलग नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलगाव की भी जरूरत पड़ती है। अगर अलगाव नहीं पैदा किया गया होता, अगर जिसके लिए अंबेडकर लड़ रहे थे, तो दलितों के इशू इंपॉर्टेंट होकर नहीं उभरते उस लड़ाई में। तो दलितों के इशू इंपॉर्टेंट होकर उभरे क्योंकि अंबेडकर ने उन सवालों को उठाया, और अंबेडकर ने उसके लिए अलग से स्पेशल प्रोटेक्शंस की मांग की राजसत्ता से। गांधी उनकी आपत्ति उस पे नहीं थी, उनकी आपत्ति मुसलमानों से सौदा करने पे थी। हाँ, नहीं, मुसलमानों से सौदा करने की नहीं, हाँ, वो वहां पर मुसलमान यानी मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन जो स्पेशल कुल मिला के उनका ये कहना था कि इस्लाम में देश या राष्ट्रवाद कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम में तो धर्म ही सबसे बड़ा माना जाता है, और इसलिए राष्ट्रवाद की व्याख्या पर राष्ट्र के लिए इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाए। ये धर्म के नाम पर आपको दबाकर अपनी बातों को मनवाएंगे। ये उन्होंने पाकिस्तान की विभाजन के समय तक भी इस बात को कहा, इवन उसके बाद भी कहा, और संसद में इसको लेकर उनके भाषणों के लंबे कई आपको लेख भी मिलेंगे, कई भाषण भी मिलेंगे। लेकिन आज दलित और मुस्लिम इन दोनों को एक मंच पर लाकर राजनीति की जा रही है। बद्री जी, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, ये भी थोड़ा समझाइए। देखिए, दलित और मुस्लिम को एक साथ लाने की कोशिश, अगर आप कहें कि ये षड्यंत्र है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि दलित और मुस्लिमों में भी बहुत गरीबी है, एक बड़ा तबका, ये गरीबों की एक एकता बनाने की बात हो सकती है। तो आपको ब्राह्मण गरीब नहीं दिखाई देता, आपको क्षत्रिय गरीब नहीं दिखाई देता, आपको अग्रवाल कोई अगर व्यवसायी है और गरीब है वो नहीं दिखाई देता, आपको मुसलमान गरीब चाहिए? नहीं, वो भी गरीब चाहिए, लेकिन मुसलमान गरीब इसलिए क्योंकि उनकी गरीबी का स्तर उनसे भी नीचे है। तो अगर वो आधार पर होता है, मतलब वो आपने उसका आकलन कर लिया है। नहीं, स्टडीज हैं, रिजर्वेशंस। अरे सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है भैया, सच्चर कमेटी है, वो पढ़िए, वो सच्चर कमेटी बना के मानसिकता के साथ में ये देखो, बाहर से लेके इतना स्टडी ही तो कर रहे हैं हम लोग। जाटव जी, सच्चर कमेटी के बारे में खुद कांग्रेस के ही मंत्री वो कहते हैं कि सच्चर कमेटी कोई कुरान नहीं कि उसके हर शब्द को माना जाए। और अगर सच्चर कमेटी इतनी आपके लिए प्यारी थी तो कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि जमीनी वास्तवता की थी नहीं।
हाँ, ये सवाल किसी कांग्रेस के नेता से पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों नहीं तो किया। यहाँ कांग्रेस के समर्थन में बात कर रहे हैं, नहीं, इसलिए आपको ही कांग्रेस के पूछना समर्थन चाहिए। में इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो मूल्य हैं, जिन क्योंकि मूल्यों की लड़ाई जेएनयू के कांग्रेस ने लड़ी, प्रोफेसर या तो कांग्रेस को समर्थन करेंगे या लेफ्ट को करेंगे, जहाँ लेफ्ट नहीं वहाँ कांग्रेस को करेंगे। जेएनयू नहीं, दोनों से मत दोनों जोड़िए। एक दूसरे के मैं- पूरक मैं- था। मैं पूरी जिंदगी इलाहाबाद में पढ़ाता रहा हूँ, मैं अभी जेएनयू लेकिन में एक लेकिन साल आया आपका हूँ, इससे व्यक्तित्व आया यहाँ हूँ। तो जेएनयू वाला ही दिख रहा है ना। हाँ, नहीं, वो तो मेरी पोजीशन है, वो तो रहेगी, वो तो मैं उसको आर्ग्यू करना चाहता हूँ कि दलित, आपका ये कहना है कि या ठीक ये है, जेएनयू कैंपस में प्रवेश करने का कोई परिणाम है? आप इलाहाबाद से आए और आप जेएनयू में हैं तो उसका एक परिणाम है, नहीं नहीं, अब बात हम उस पे जाते हैं कि दलित और मुस्लिम का वाला या जो वहाँ के दाना पानी का असर है? नहीं 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 नहीं, अब पानी इतना जल्दी नहीं बदल जाता। प्रयाग का पानी है, गंगा का पानी है, लेकिन मेरे जेएनयू मेरे के पास। पानी का असर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन यह है कि हाँ, वो हमारे जीवन मूल्य का सवाल है, उस पर हम साथ हैं। हमें लगता है कि दलित और मुस्लिम में जो गरीब हैं उनके सवाल को साथ उठाया जाना चाहिए, लेकिन उनको वोट बैंक के रूप में नहीं बदलना चाहिए। वोट बैंक के रूप में अगर बदलता है कोई भी चीज़, लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में हर चीज़ वोट बैंक में बदल जाता है। वो चाहे मोदी जी करे, चाहे वो कांग्रेस करे, वो वोट बैंक का ही इशू होकर रह जाता है। जाटव जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि बेसिकली ये कांग्रेस की और लेफ्ट की एक ही पॉलिसी है, डिवीजन की। और चाहे वो मुस्लिम का क्षेत्र हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का क्षेत्र हो, ये दोनों किसी भी सूरत में किसी भी मुद्दे पर ये बांटने के लिए ये आमादा है एक दूसरे को। और यही कारण है कि जब भी ये बात करेंगे तो दलित मुस्लिम, दलित एसटी या आपस में इसी की, बिल्कुल। और जो अभी आपने समग्र बात हिंदुस्तान कही, की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ, समग्र हिंदुस्तान जोड़ने की अगर बात एक नहीं हो करेंगे, जाएगा हिंदुस्तान की तो बात- निश्चित तौर पर इस देश में विदेशी सोच की राजनीति करने वाले लेफ्टिस्ट हो या और भी अपने आप को कहने वाले सो कॉल्ड मॉडर्न कई दल हो, इनको निश्चित तौर पर नुकसान झेलना पड़ेगा। कॉलर हमारे साथ है, जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं प्रीतेश बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ सर, मेरा कहना यह था कि जिस तरह से बाबा साहब का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से अंबेडकर जी का इस्तेमाल किया गया है इन कांग्रेस के लोगों ने, और हमेशा ही अपने परिवार के लोगों को, अगर हम नेहरू जी की बात कर लें या जो दूसरे लोग हैं उनके, उन्हीं को उन्होंने आगे प्रमोट किया है हमेशा। कभी भी बाबा साहेब का उन्होंने नाम तब लिया है जब वोट बैंक उन्हें जब मिले हैं, जब दलितों के पास वो गए हैं, और जब वो दलितों के जब उन्हें दलितों से वोट चाहिए थे, तब जाते थे और बाबा साहेब का नाम लेते थे, ताकि वहां पे उनकी पब्लिसिटी हो और उन्हें वोट मिले कि वो दलितों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस जिस तरह से बाबा साहेब का नाम लेते आई है और जो पब्लिसिटी करती आई है अपनी बाबा साहब के नाम से, वो कितना सही है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। बद्री जी, देखिए, ये आपने जो कहा कि कांग्रेस एकदम ने अपने परिवार से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ के प्रतीकों को महत्व दिया। मेरा मानना है कि कांग्रेस खुद अपने परिवार के भी प्रतीकों को बहुत महत्व नहीं दे पाई। आपको अगर देखें इंदिरा गांधी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में 4,500 योजनाओं को गांधी नेहरू परिवार के नाम है। हिंदुस्तान का एक गांव नहीं, गली मोहल्ला नहीं है उस वहां पर इनकी मूर्ति नहीं लगी हुआ, एमजी रोड नहीं है। नहीं, वही मैं कहना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं, लोगों के माथे पे नाम लगाया जाए गांधी नेहरू परिवार का? कहना चाहता हूं कि जो ये स्टैचू मेकिंग की पॉलिटिक्स है वो बीजेपी और बीएसपी बहुत अच्छे से करना जानती है, वो कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस करती क्या है, मैं जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पॉलिसी के माध्यम से पॉलिटिक्स करती है। अच्छा, बीजेपी ने किसके, जाटव जी जरा आप पूछिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, ये तो गलत बोल रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं बीजेपी कहाँ किसके पुतले लगाए, जरा बताइए। हाँ, किसके पुतले? नहीं, मैं इनसे एक बात और पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप राजनीति केवल भीमराव अंबेडकर की राजनीति आपने सिर्फ फोटो लेकर के की है। आप एक भी काम मुझे बता दें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर आपने किया हो। सारी योजनाएं, चाहे कोई भी योजना हो, हर एक योजना का नाम आपने गांधी परिवार के नाम पर रखा। जाटव जी, अब यहाँ इनके 65 साल के कार्यकाल के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके ब्रिटेन के घर को भारत के सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने खरीद के स्मारक बनाया। अभी तक क्यों नहीं बनाया इन्होंने? 26 अलीपुर रोड जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ, उस स्थान को नवीन जिंदल के पिता ओम प्रकाश जिंदल से 13 करोड़ रुपए में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खरीद करके लोकार्पित किया और वहां पर स्मारक बनाया। किससे? कांग्रेस नेता के पिता से, जिसको कि मेरी खुद बात हुई जो सीकर के जो राजा हैं उनके पोते से। उन्होंने कहा कि हमने एक पेशकश की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कि इस महल में
हमारे ये पंडित ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहा करते थे। यदि आप इसका स्मारक बनाएं तो मैं ये जमीन, ये प्लॉट जो है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए भारत सरकार को तैयार हूं। नेहरू जी ने उसको मना कर दिया। आज ये वामपंथी लोग एक फोटो लेकर के पीछे लगा करके, ये हाथ में लेकर के, 1 मिनट ठहरे साहब, ठहरे 1 मिनट, और गुमराह कर रहे हैं, आजादी के नाम पर नारे लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। जो मैं, अरे सुने क्या, आपको जो सब सुन रहे हैं, आप ये देखें कि किस तरीके से आप लोग जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहे हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि जो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कम से कम 300 से ज्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आप लोगों ने कैप्चर कर लिया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के आप बहस का मुद्दा और क्या है, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, नए युवा बच्चों को भड़का रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। बद्री जी, जो जय भीम का केस देखे, जाटव जी, आपने एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आपने दलित, जाटव जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सवाल का जवाब इनसे लेते हैं बद्री जी से। बद्री जी, आज कन्हैया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और वहां पर जय भीम के नारे लगा रहा है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा क्यों बांट रहे हैं आप लोगों को? क्यों? देखिए कन्हैया जय आज आपको जय भीम प्यारे हो गए, लाल झंडा लिए आपने देखा कि इस झंडे में दम खत्म हो गया, तो नीला झंडा लेकर के नीले झंडे के पीछे लग गए, आप गुमराह कर रहे हैं। और अच्छा जाटव जी, मेरा एक सवाल है जो आपने ही पूछा अभी जाटव जी, आपने जो सवाल पूछा बद्री जी से कि बद्री जी जय भीम और जय मीम एक साथ कैसे आ सकते हैं? थोड़ा सा, हाँ, मैं उसी बात पर आऊंगा, लेकिन जय भीम का नारा अगर नरेंद्र मोदी लगाए तो अच्छा और कन्हैया लगाए तो गलत। नहीं, मुझे उस पर नहीं कहना है, मेरा केवल कहना है कि जय भीम और जय मीम। मुझे ये बताएं, लाल झंडा लिए हाथ में नीला झंडा कैसे हो गया आपका? आप बोल रहे थे तो हमें बोलने नहीं दिया आपने। लाल झंडा हाथ में लेकर के चलने वालों के हाथ में एकदम नीला झंडा कैसे हो गया? आपने पूरे देश के अंदर जो, अब इनको थोड़ा बोलने देते हैं, जाटव जी इनको बोलने देते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बद्री जी, जय भीम और जय मीम, मीम मतलब MIM की जो ओवैसी की पार्टी है, मीम MIM ओवैसी, जिसके बाप ने, जिसके दादा ने निजाम के साथ ईमान रखा हिंदुस्तान से ज्यादा, और जिसके लिए सरदार पटेल ने वहां पर नाक घिसट कर उसको भारत के शरण में लाया, उसका काम करने वाले MIM के साथ, मुसलमानों के साथ आप दलितों को जोड़ के हिंदुस्तान का द्रोह नहीं कर रहे बद्री जी? नहीं, एकदम ये आपने सही कहा और मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये नहीं, मैं कहता हूँ कि अंबेडकर का प्रतीक इस समय सबसे ज्यादा वल्नरेबल प्रतीक है। जो चाहे वही उसका इस्तेमाल कर ले रहा है। वो जय भीम भी कर ले रहा है, जय मीम भी कर ले रहा है, और हिंदुत्व की शक्तियां भी कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है। तो ये क्योंकि कोई लीडर खड़ा ही नहीं होने दिया ना। कांग्रेस ने किसी को, दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नहीं, दलित प्रधानमंत्री बनाया नहीं, दलित कोई मुख्यमंत्री ठीक से बनने नहीं दिए, बनने दिए तो उनको टिकने नहीं दिया, उनको राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा होने नहीं दिया। मुसलमानों के प्रति बाबा साहब आम्बेडकर के सच्चे विचारों को आप लोगों ने हिंदुस्तान के सामने जाने नहीं दिया। देखिए क्या कहते हैं, पाकिस्तान बनने की जब बारी आई थी तो क्या कहा था उन्होंने। देखिए बद्री जी, आपके पास आऊँगा कार्यक्रम के आखिर में, कि बाबा साहब का भाषण पूरे जो नारा भाजपा या संघ देती है, अखंड भारत की बात करती है, उसकी बात उन्होंने की थी। इस सच्चाई को तो स्वीकार करिए। नहीं, बिल्कुल की थी उन्होंने। अखंड भारत तो सिर्फ बाबा साहब का, वो सिर्फ RSS और भाजपा का ही नारा नहीं है, वो सबका नारा है। लेकिन उस नारे को लेकर जब भी अभी अखंड भारत की बात कोई करता है तो उसको लेकर कितना हो हल्ला मचाया जाता है हम जानते हैं। एक कॉलर काफी देर से हमारे साथ लाइन पर है, वेटिंग में है, जरा उनकी बात सुनते हैं। बोलिए। कि कांग्रेस ने हमेशा से ही अंबेडकर को अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक उनकी जन्मस्थली पे सिर्फ PM मोदी ही ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो वहां गए। अगर कांग्रेस को उनकी इतनी फिक्र थी तो अब तक उनका शासन रहा है, तो उनके कोई भी PM उनसे उनकी जन्मस्थली पे क्यों नहीं गए उनकी जन्म दिवस मनाने। चलिए, धन्यवाद। समय की कमी है, अब दोनों आए, मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया भी लेना चाहता हूं, लेकिन समय की बहुत कमी है। आपने लेकिन अच्छी बातें की। अब वो अच्छी बातों में आपने जो संदर्भ दिए, वो संदर्भ हिंदुस्तान भी जानता है, किताबों में हैं, पढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन जो भ्रम फैलाया जाता है उस भ्रम के ऊपर से ये वास्तव लोगों के सामने जाना ज़रूरी था।
एक एपिसोड उसका जवाब पूरा नहीं दे पाएगा, लेकिन हमने आज शुरुआत की है और आने वाले दिनों में हम इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 125वीं जयंती के मौके के बहाने हिंदुस्तान के सामने ये सच समय समय पर लाते रहेंगे। मैं आप दोनों का आभारी हूँ, आप आए यहाँ पर सहभागी हुए। मैं सारे दर्शकों का भी आभारी हूँ कि आपने आज के बिंदास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।